सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए आपको पता है सेल्स को मैनेज करना। सेल्स को मैनेज करने का मतलब कि वहाँ पे जो सेल्स फोर्स है, जो सेल्स ऑपरेशंस हैं, जो सेल्स टेक्निक्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें जब आप मैनेज करते हो तो वही चीज़ क्या कहलाता है, सेल्स मैनेजमेंट। और ये सारी चीज़ें क्यों मैनेज की जाती है, ताकि हम सेल्स टारगेट को अचीव कर सकें, जो हमारा सेल्स है उसको इंक्रीज कर सकें, और जो भी टारगेट है उसको हम अचीव कर सकें। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सेल्स फोर्स, यानी कि सेल्स पर्सन को रिक्रूट करना, कोऑर्डिनेटिंग सेल्स ऑपरेशन, जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स ऑपरेशंस होते हैं, प्रोस्पेक्ट करना, फिर प्री अप्रोच करना, प्रेजेंटेशन, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं उससे रिलेटेड वो सारे ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करना, एंड इम्प्लीमेंटिंग सेल्स टेक्निक्स, सेल्स टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना, जो भी स्ट्रेटजीज आपने बनाई होंगी कि कैसे हम सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो सारी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना, जिससे कि बिजनेस जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे, और जो सेल्स टारगेट्स है वो हम अचीव कर सके, बल्कि सरपास कर सके, यानी कि हम और ज़्यादा जो है सेल्स टारगेट से ज़्यादा जो है हम सेल्स को अचीव कर सकें। तो ये सेल्स मैनेजमेंट होता है। तो हम बात कर लें कि टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि ग्रुपिंग करना, ग्रुप करके उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस को बताना कि ये आपकी पोजीशन है, ये आपकी पोजीशन है, ये आपकी अथॉरिटी होगी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसी तरीके से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या करते हैं, हम सेल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर फॉर मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर सेलिंग और फॉर प्रोडक्ट दैट आर प्रोक्योर्ड बाय द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग। तो यहाँ पे देखिए, समझिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो प्रोडक्ट बना रही है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, किसके लिए? सेलिंग के लिए। तो एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आपका काम है इस गुड्स को, इस सर्विसेज को सेल करना, तो वो क्या होता है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। या फिर कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी और से प्रोडक्ट परचेज करता है, उसको रीसेल करता है, तो वो भी क्या कहलाएगा? वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जिनका मेन मोटिव क्या होता है कि गुड्स को, सर्विसेज को सेल करना है, तो वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो स्टील एंड कंडिफ है, इन्होंने इनको डिफाइन किया सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को, क्या कहा कि ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स striving jointly to reach some common goal and bearing informal as well as certain formal relation to each other। तो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोई आपका बॉस होगा, कोई आपका सबॉर्डिनेट होगा, कोई आपके साथ काम करते होंगे। तो इंडिविजुअल्स जो होते हैं, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, वो सब मिलकर एक जगह काम कर रहे होते हैं और उनका मेन मोटिव होता है कि जो गोल है उसको अचीव करें, यानी कि जो सेल्स है उसको बढ़ाएं, ठीक है। और उनके बीच में एक फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी होता है, तो उसी को क्या कहता है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्स मेन मोटिव उसका क्या हो, मेन गोल क्या हो, सेल्स को बढ़ाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो वही चीज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या हो गया? टू डिफाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वहाँ पे हम पता चल सके कि कौन बॉस है, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन कलीग है। तो डिफाइन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, किसकी क्या अथॉरिटीज है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड टू इंश्योर ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज आर परफॉर्म, यानी कि सभी जो नेसेसरी एक्टिविटीज हैं सेलिंग को लेकर वो परफॉर्म की जा रही हैं, इस चीज को इंश्योर करने के लिए भी जो है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है। ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन खुद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हो सकती है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का एक कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है जिसका मेन काम क्या होता है कि वो सेल करता हो। क्लियर? तो द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज इनटू पोजीशंस एंड द चार्टिंग ऑफ रिलेशनशिप ऑफ पोजीशंस कॉजेज द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक द स्ट्रक्चरल फॉर्म। यानी कि जब आप जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो भी परफॉर्म की जाती हैं किसी भी फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप जब उसको एक्टिविटीज को ग्रुप करते हो और पोजीशंस को डिफाइन करते हो कि ये सेल्स मैनेजर होंगे, ये एरिया मैनेजर होंगे, ये फिनेंस मैनेजर होंगे, ये एचआर मैनेजर होंगे, तो ये सब जब करते हैं तो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म ले लेता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। तो तीन टाइप के होते हैं, लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शनल। ये तीन इंपॉर्टेंट टाइप के स्ट्रक्चर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या है। तो लाइन आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक सिस्टमेटिक 1 बाय 1 जो है टॉप से डाउन की तरफ जो है रिलेशनशिप अथॉरिटी जो है ट्रांसफर होती है। सबसे ऊपर जनरल मैनेजर है, फिर सेल्स मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर के अंदर बहुत अलग अलग जो है असिस्टेंट सेल्स मैनेजर होते हैं, फिर हर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के अंदर सेल्स पीपल होते हैं। सेल्स पीपल यानी कि सेल्स पर्सन जो डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। तो यही क्या होता है? लाइन, एक लाइन बनती है। दिस इज द ओल्डेस्ट टाइप यूज्ड इन स्मॉलर फर्म्स एंड इन फर्म्स वेयर देयर इज ए स्मॉल सेलिंग फोर्स। तो जहाँ पे कम सेलिंग फोर्स होता है, जो छोटे फर्म्स होते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे नॉर्मली जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ
वहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो सीधे आपको जो है रिपोर्ट करेंगे। ऑल एग्जीक्यूटिव हैव लाइन अथॉरिटी एंड ईच सबॉर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू वन हायर अप, यानी कि सारे सबॉर्डिनेट क्या होंगे, सिर्फ अपने एक सुपीरियर को ही रिस्पॉन्सिबल होंगे और उसका सुपीरियर अपने सुपीरियर से जो रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि एक लाइन बनती चली जाती है। ये नहीं होता कि आप जो है कई सारे लोगों को आप जो है रिपोर्ट करोगे कि मैं इनको भी रिपोर्ट करूंगा, मैं उनको भी रिपोर्ट करूंगा, मैं उनको भी रिपोर्ट करूंगा, नहीं, आपको सिर्फ एक ही को रिपोर्ट करना होगा जो आपका एक सुपीरियर होगा। तो ये लाइन हो जाती है। They have fixed responsibilities and sales personnel reports directly to the chief sales executive। तो यहाँ पे जो है जब सभी की एक फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनको जो है अपने चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करना होता है, यानी कि अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करना होता है। तो ये लाइन अथॉरिटी कहलाती है। जनरल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर और सेल्स पीपल। तो सेल्स पीपल असिस्टेंट सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे जिस भी डिवीजन के होंगे, फिर वो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करेगा और सेल्स मैनेजर जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। तो ये एक लाइन फॉर्म होते हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे नॉर्मली छोटे फर्म्स में होता है। देन है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए लाइन तो होता ही है, साथ ही साथ स्टाफ और आ जाता है। स्टाफ क्या करता है, वो सपोर्ट करता है किसको, लाइन को। देखिए मेन एक्टिविटी जो परफॉर्म होती है वो लाइन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो लाइन में इंप्लॉयज होते हैं वो इंप्लॉयज परफॉर्म करते हैं। जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सपोर्ट करता है किसको, लाइन को। अब देखिए जैसे क्या होता है कि मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर हो गया, प्रमोशनल मैनेजर हो गया, कस्टमर सर्विस मैनेजर हो गया, तो ये क्या है, ये स्टाफ मैनेजर हैं जो कि सेल्स जो मैनेजर होते हैं उनको हेल्प करते हैं। तो यही होता है लाइन एंड स्टाफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। फाउंड इन लार्ज एंड मीडियम साइज फर्म सेलिंग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन ओवर ए वाइड जियोग्राफिकल एरिया। तो ये नॉर्मली किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, जहाँ पे बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो मीडियम साइज के फिर बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जहाँ पे डाइवर्सिफाइड बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर लार्ज एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया में। तो वहाँ पे लाइन एंड स्टाफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉर्मली प्रीफर किया जाता है। Provides the top sales executive with a group of specialists and experts in dealer and distributors relations, sales analysis, sales organization, sales personnel, sales planning, sales promotion, sales training, service traffic and warehousing। तो ये क्या होते हैं कि इसमें जो स्टाफ होता है वो क्या करता है कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको जो है एक ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट प्रोवाइड किया जाता है जो कि एक्सपर्ट होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेशनशिप डेवलप करने में, सेल्स को एनालाइज करने में, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में, सेल्स पर्सनल को रिक्रूट और ट्रेनिंग करने में, सेल्स प्लानिंग करने में, सेल्स को प्रमोट करने में, सेल्स ट्रेनिंग देने में। तो इन सब में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्टाफ। तो वो क्या करते हैं, जो एम लाइन होता है सेल्स मैनेजर या असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हो गया, फिर सेल्स पीपल हो गए, उनको हेल्प करते हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, लाइन एंड स्टाफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ रिकमेंडेशन आर सबमिटेड टू द टॉप सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड आफ्टर अप्रूवल ट्रांसमिट नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्टाफ होता है, जो स्टाफ जो भी रिकमेंड करता है वो किसको करता है, टॉप सेल्स एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो है अपने जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो अपने नीचे लाइन ऑर्गेनाइजेशन को पास ऑन करेंगे। तो लाइन एंड स्टाफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। देन है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शंस के बेसिस पे जो है नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं। सेल्स पीपल रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेवरल एग्जीक्यूटिव बट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क। तो इसमें जो सेल्स पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनसे जो है रिपोर्ट पाते हैं, उनसे जो है इंस्ट्रक्शंस पाते हैं डिफरेंट टाइप के वर्क के लिए। तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑल स्पेशलिस्ट हैव लाइन अथॉरिटी एंड दे हैव ए फंक्शन अथॉरिटी। तो जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी लाइन अथॉरिटी होती है और उनके कुछ ना कुछ फंक्शन अथॉरिटी होती है। देयर इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस, यहाँ पे जो है एक अच्छा इंप्रूवमेंट होता है परफॉर्मेंस में। तो ये क्या कहलाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे जो है आपको है अथॉरिटी और लाइन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया जाता है। तो मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, प्रमोशनल मैनेजर हो गया, कस्टमर सर्विस मैनेजर हो गया। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गए और ये फंक्शंस के बेसिस पे जो है सेल्स पीपल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वहीं पे जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो डिविजनल यानी डिवीजन के बेसिस पे भी उनको क्लासीफाई किया जा सकता है। नॉर्मली 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट टाइप, मार्केट और कस्टमर टाइप और टेरिटोरियल टाइप। तो प्रोडक्ट टाइप यानी कि कितने टाइप के प्रोडक्ट आपके यहाँ पे भेजे जा रहे हैं। जैसे सपोज कोई कंपनी है, वहाँ पे कॉस्मेटिक्स है, मेडिसिन है, गारमेंट्स है, फुटवेयर है, तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं। तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग जो है सेल्स लाइन चलेगी। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट टाइप डिवीजन। वहीं पे मार्केट और कस्टमर टाइप में यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग टाइप के, जैसे कि कॉमर्शियल डिवीजन अलग हो गया, रेजिडेंशियल डिवीजन अलग हो गया, गवर्नमेंट डिवीजन अलग हो गया। यानी कस्टमर के टाइप पे या फिर मार्केट के टाइप पे हम कहते हैं अलग अलग जो है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन या लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन चलता है। वहीं पे टेरिटोरियल टाइप पे टेरिटरी के बेस पे, यानी कि नॉर्थ अमेरिका रीजन हो गया, EMEA डिवीजन हो गया, एशिया पैसिफिक डिवीजन हो गया। अगर आप इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में साउथ रीजन हो गया, नॉर्थ रीजन हो गया, वेस्ट रीजन हो गया, ईस्ट रीजन हो गया। तो जब आप रीजन यानी टेरिटरी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो उसको टेरिटोरियल टाइप कहते हैं। तो ये इस तरीके से भी जो है आप डिवीजन के बेसिस पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्स पर्सन, यानी कि किसी भी सेल्स पर्सन की क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो किसी भी सेल्स पर्सन की पहली चीज सेलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सेलिंग, सेल करना जरूरी है क्योंकि सेल्स टारगेट को अचीव करना है। देन गाइडिंग द बायर्स, जो भी बायर्स होते हैं उनको गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनको जो भी डाउट्स है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना। अटेंडिंग कंप्लेंट्स, जो भी बायर के या कंज्यूमर की कंप्लेंट्स होती हैं उनको अटेंड करना, उसको सॉल्व करना, उनकी प्रॉब्लम्स को निगोशिएट करना। कलेक्शन ऑफ बिल्स, जो भी बिल्स होती हैं उसको कलेक्ट करना, जो भी बिल्स आप पे कर रहे हो, टी डी ए या फिर कोई भी कंज्यूमर का बिल हो गया, वो सारे बिल्स को कलेक्ट भी करना सेल्स पर्सन का काम होता है। रिपोर्टिंग, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर का काम करते हैं, रिपोर्ट करना, या अपने सीनियर्स को, अपने सुपीरियर को रिपोर्ट भी करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितना जो है परफॉर्मेंस रहा, क्या सेल्स हो रही है। अटेंडिंग सेल्स मीटिंग, जो भी सेल्स मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है उसको ये मीट करना, उनको अटेंड करना। अरेंजिंग फॉर पैकिंग एंड डिलीवरी, जो भी ऑर्डर्स आए हैं उसके लिए जो पैकिंग या फिर डिलीवरी के लिए अरेंज करना, जैसे कि आप देखते हैं कि इन हाउस जो ऑर्डर टेकर होते हैं उनमें होता है। प्रमोशन ऑफ गुडविल, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को प्रमोट करना है, कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी है, उसको गुडविल को प्रमोट करना है। विंडो और काउंटर डिस्प्ले, जो कि नॉर्मली आप देखते हैं बिग बाजार में हो गया, फिर कपड़े की दुकान पे हो गया, तो जो शॉप के आगे लगा देते हैं विंडो, उसको कहते हैं विंडो डिस्प्ले। काउंटर डिस्प्ले, जहाँ पे बिलिंग होती है वहाँ पे जब आप प्रोडक्ट्स को रख देते हैं तो उसको, उस डिस्प्ले को हम कहते हैं काउंटर डिस्प्ले। तो ये भी काम किसका होता है, सेल्स पर्सन का होता है। तो ये कुछ फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सेल्स पर्सन की। अब बात कर लें फिलिंग सेल्स पोजीशन, यानी कि आप जो है रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं। सेल्स पोजीशन यानी कि जो सेल्स पर्सन की रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, डेवलपमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, राइट सेल्समैन कैन हेल्प कंपनी अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अगर राइट सेल्समैन है तो जो कंपनी का जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प कर सकता है। अगर राइट सेल्समैन नहीं है तो फिर गड़बड़ हो सकता है, आपके जो टारगेट है, आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो ये जो राइट सेल्समैन है कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसके थ्रू आप जो है राइट सेल्समैन को सिलेक्ट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे पढ़ा होगा, एचआरएम में। तो यहाँ पे हम नॉर्मली ओवरव्यू ले रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। रिक्रूटमेंट कंसर्न विद इंश्योरिंग द राइट टाइप, यानी राइट क्वालिटीज, राइट क्वालिफिकेशन एंड राइट एक्सपीरियंस ऑफ सेल्स पर्सनल। तो फिलिंग सेल्स पोजीशन में क्या होता है मेन मोटिव, कि हम राइट क्वालिटी, राइट क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को और राइट एक्सपीरियंस वाले पर्सन को हम जो है रिक्रूट करें ताकि हमारा जो सेल्स ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव कर सकें। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, सबसे पहले चीज तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट में सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड इंस्पायरिंग देम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो रिक्रूटमेंट में नाम लेंगे, हमारा क्या मेन मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉय हो सकते हैं, कैंडिडेट हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको सर्च करके अप्लाई करवाना। ठीक है, मैक्सिमम लोग हमारे उस पोस्ट के लिए, सेल्स पर्सन की पोस्ट के लिए अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट एंड्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन। फिर जो एक नॉर्मली क्या होता है कि लास्ट डेट दी जाती है कि इस डेट तक जो है आपको अप्लाई करना है। तो जो लास्ट डेट होती है उस दिन तक जो भी फॉर्म्स आए रहते हैं वही क्या होता है, वो फाइनल होता है, वहीं पे उसी दिन रिक्रूटमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद का काम क्या होता है, सिलेक्शन होता है। रिक्रूट सेल्समैन कैन बी रिक्रूटेड थ्रू ए नंबर ऑफ सोर्सेज। जो सेल्समैन होते हैं उनको बहुत सारे रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट अभी हम आगे देखेंगे। तो अलग अलग सोर्सेज जो है आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी को मना नहीं करते हो, यानी कि किसी को रिजेक्ट नहीं करते हो। आप जितने से ज़्यादा लोग आपके पोस्ट के लिए, आपकी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई करने देते हो। तो ये पॉजिटिव प्रोसेस आता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट करता है कि आप हमारे पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। रिक्रूटमेंट में मेन पर्पस क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को इंस्पायर कर सके कि वो जॉब के लिए, उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अब बात कर लें कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या हो सकते हैं, कहाँ से हम सेल्स पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए हम अप्लाई करवा सकते हैं, कैंडिडेट्स को सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, एडवर्टीजमेंट, आप एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, रेडियो में आप एडवर्टीजमेंट देके अप्लाई करवा सकते हैं अपने पोस्ट के लिए। अदर फर्म्स, दूसरे फर्म्स में जो है आपको जो है क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन देके एडवर्टीजमेंट करवा के आप जो है करवा सकते हैं। मिडिल मैन जो भी होते हैं आपकी कंपनीज में, उनके थ्रू जो है नए नए कैंडिडेट्स को आप सर्च कर सकते हैं। पर्सनल रिकमेंडेशन, कोई पर्सनल रिकमेंडेशन है कि हाँ हमारे जानने वाला है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या फिर ये जॉब कर लेगा, आप वहाँ से जो है प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट सर्च कर सकते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, यानी कि कोई आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसी में से किसी को आप जो है प्रमोट करके जो है वहाँ उस पोजीशन पे रख सकते हैं। स्पेशल रिक्रूटमेंट एजेंसीज, अलग अलग टाइप की एजेंसीज होती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का जो है पर्सन चाहिए। कॉलेज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, आप कॉलेज में जाके ऑन कैंपस जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं या फिर किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग सोर्सेज है जहाँ पे आप जाके तो कैंडिडेट, प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट सर्च कर सकते हैं। अब जब आप रिक्रूटमेंट सर्च कर ले, यानी कि प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आपने सर्च किया, तो अगला काम क्या होता है, आपको राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट, आपके पास बहुत सारे फॉर्म आ गए होंगे रिक्रूटमेंट में, अब आपको काम है कि जो रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन आई है उनमें से जो आपके लिए एक्चुअली में जो आप जिस टाइप का कैंडिडेट आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करना, दैट इज सिलेक्शन।
तो मीन्स सेलेक्टिंग द फिक्स्ड नंबर ऑफ सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम दोज हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट, जो भी लोग जिन लोगों ने भी आपके पोस्ट के लिए अप्लाई किया उनमें से सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना, दैट इज सेलेक्टिंग। प्रोसेस स्टार्ट एज सुन एज रिक्रूटमेंट एंड, तो जब जिस दिन रिक्रूटमेंट का लास्ट डेट होता है उसके बाद से सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। रिक्रूटमेंट कंसीडर ऑल एप्लीकेशन रिसीव्ड इन ड्यू डेट, व्हाइल सिलेक्शन कंसीडर ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। तो रिक्रूटमेंट में क्या कंसीडर किया जाता है कि रिक्रूटमेंट में वो सारे एप्लीकेशन हम कंसीडर करते हैं जो भी ड्यू डेट था उस डेट में जो भी फॉर्म्स आए हैं उन सभी को कंसीडर किया जाता है, लेकिन सिलेक्शन में हमें जो चाहिए, जो सुटेबल कैंडिडेट हैं, सिर्फ उनको कंसीडर किया जाता है। तो सिलेक्शन क्या हो जाता है, निगेटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बाकियों को रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ हमें जो चाहिए सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप निगेटिव प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने रिजेक्शन किया है। तो सिलेक्शन में आपका नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो देखिए, आपने पहले रिसीविंग एप्लीकेशन यानी कि आपने एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया, उसके बाद आप स्क्रीनिंग एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन को क्रॉस चेक करते हैं कि जो भी एलिजिबिलिटी है वो सही है, फुलफिल है, कोई गलत चीज़ तो नहीं है। उसके बाद फिर आप प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेते हैं, आप टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया कि टेलीफोन पे आप नॉर्मली जो है एक नॉर्मल सा इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद फिर आप कहते हैं रिटन टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट के बाद आप फाइनल इंटरव्यू लेंगे, पैनल बैठाएंगे, वहाँ पे फाइनल इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। तो ये सिलेक्शन का नॉर्मली प्रोसेस, देखिए सिलेक्शन का जो ये प्रोसेस है ये प्रीफर्ड प्रोसेस है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह आपका जो है सीधे पहले रिटन टेस्ट होगा फिर फाइनल इंटरव्यू होगा। कई जगह होता है कि सीधे आपको क्या कहता है, आपके सीवी आपके करिकुलम वाइटे को देख के सीधे आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। तो जरूरी नहीं कि ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाएं सिलेक्शन में, लेकिन ये प्रीफर्ड सिलेक्शन प्रोसेस होता यही है। तो ये उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपका अपॉइंटमेंट और इंडक्शन यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है। अब जब आप रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो है सेल्स पर्सन के अंदर जो भी आपने कैंडिडेट चूज किया है उसके अंदर आपको स्किल्स को डेवलप करना होता है, ठीक। तो उसके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किया जाता है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन फॉलोइंग शुड बी मेड क्लियर। जब आप फाइनल सिलेक्शन करते हो कैंडिडेट का तो आपको कुछ पॉइंट है जो कि एकदम क्लियर कर देना चाहिए कैंडिडेट को, जैसे कि टाइम टू रिज्यूम द ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी कब से स्टार्ट करना है, कंपनीज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव पॉलिसी स्ट्रेटजी, कंपनी की मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज स्ट्रेटजीज क्या है वो उनके बारे में आपको कस्टमर कैंडिडेट को बताना है। ड्यूटीज एंड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि क्या ड्यूटीज होंगी उस कैंडिडेट की और रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या होंगे उसको आपको क्लियर करना है। प्लेस ऑफ वर्क, उसका एरिया कहाँ होगा, वो कहाँ पे काम करेगा, किस मार्केट में काम करेगा। रिपोर्टिंग सिस्टम और प्रोसीजर, किसको रिपोर्ट करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, उसका पूरा प्रोसीजर आपको उसको बताना होगा। बिल कलेक्टिव सिस्टम क्या है, कैसे बिल्स को कलेक्ट करना है। रेम्युनरेशन और इंसेंटिव्स, क्या रेम्युनरेशन उसको मिलेगा, क्या सैलरी, क्या कमीशन, क्या मिलेगा, इंसेंटिव्स कितने मिलेंगे, कितने सेल पे क्या बेनिफिट मिलेगा। और ट्रेनिंग एंड एक्सपेंसेस, उसके बारे में कि कैसे ट्रेनिंग है और क्या क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो ये सारे बारे में जब भी आप सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन कर रहे हो किसी कैंडिडेट का, इसके बारे में आपको कैंडिडेट को इन्फॉर्म करना चाहिए। अदर रेलिवेंट कंडीशन इफ एनी, अगर और इसके अलावा कोई कंडीशन है तो उसको भी आप जो है उसको इन्फॉर्म करिए। अब बात कर ले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेसिक है, आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉर्मली क्या होता है कि स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए, जो भी परफॉर्मेंस चाहिए एम्प्लॉय के अंदर, उसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते हैं एम्प्लॉय को। तो ए सिस्टम यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव द स्किल्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। तो सेल्स ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द सेल्स फोर्स विद स्पेसिफिक स्किल्स फॉर परफॉर्मिंग देयर टास्क बेटर एंड हेल्पिंग देम टू करेक्ट डिफिशियंसीज इन देयर सेल्स परफॉर्मेंस। तो यानी कि जो सेल्स ट्रेनिंग होती है वो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो सेल्स पीपल होते हैं उनको अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए और जो भी उनका सेल्स परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने के लिए उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग में हम नॉर्मली उनके स्किल्स को इंप्रूव करते हैं कि कैसे आपको कस्टमर से बात करना है, कैसे उसके क्वेरीज को हैंडल करना है, कैसे जो है आपको अप्रोच करना है। तो अलग अलग टाइप की स्किल्स जो है सेल्स पर्सन को दी जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्स ट्रेनिंग कहते हैं। तो सेल्स ट्रेनिंग का दो टेक्निक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, आपने पढ़ा है एचआर में। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि जॉब पे रहते हुए उसको ट्रेनिंग देना, और मे भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यानी कि जॉब पे नहीं रखेंगे उसको, पहले हम ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उसको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद फिर उसको जॉब पे लेके आएंगे। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कोचिंग, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन, जॉब इंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, अप्रेंटिसशिप होता है, अंडर स्टडी होता है, ये ऑन द जॉब हो गए। वहीं पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, क्लासरूम में बैठा के आपने उसको लेक्चर दिया। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। सिमुलेशन हो गया, सेंसिटिविटी प्लानिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ट्रांजेक्शनल ट्रेनिंग हो गया। तो ये क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो है कस्टमर कैंडिडेट को दिया जाता है। अब यहाँ पे देखें ये सेल्स क्या है, ट्रेनिंग का प्रोसेस है। तो कंडक्ट ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, पहले आपको कैसे आप डेवलप करते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि
ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, यानी कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है, पहले उसको आप चेक करिए। उसके बाद डिटरमाइन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए देना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, या फिर जो है कैसे अप्रोच करना है उसको बढ़ाना है, कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है इसको बताना है। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग का, उसको आप डिटरमाइन करिए। देन डेवलप द कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर उसके बाद जब आपने देख लिया कि क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का, तो उसके लिए कंटेंट तैयार करिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें बतानी है कैंडिडेट को। देन डिटरमाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेथड ऑफ डिलीवरी, टाइमिंग एंड लोकेशन, यानी कि वो ट्रेनिंग कब दी जाएगी, कौन देगा, मेथड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, टाइमिंग कब होगी, लोकेशन क्या होगा, कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सारी चीज़ें आप उसको डिटरमाइन करिए। देन प्रिपेयर ट्रेनिंग, तो जिसको भी आपको ट्रेनिंग देनी है उसको तैयार करिए, उनको मोटिवेट करिए, फिर जो है रिस्पॉन्स ट्रेनिंग उनको ट्रेनिंग दीजिए, और फाइनली इवेलुएट करिए कि जो ट्रेनिंग दी गई है वो सही है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले नीड क्या है ट्रेनिंग की, उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ट्रेनिंग के, कंटेंट क्या होगा, कौन डिलीवर करेगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ट्रेनिंग को प्रिपेयर करके उनको मोटिवेट करके उनको ट्रेनिंग दे देनी है, और फिर उसको इवेलुएट भी कर लेना है। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक तरीके से प्रोसेस है, कैसे आप जो है ट्रेनिंग डेवलप करते हैं, सेल्स ट्रेनिंग डेवलप करते हैं।